जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे तत्वों का वर्गीकरण विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। जैसे डोबेराइनर ने तत्वों का वर्गीकरण किया था त्रिक नियम के माध्यम से, न्यूलैंड ने तत्वों का वर्गीकरण किया था अष्टक नियम के माध्यम से, और लोथर मेयर ने तत्वों का वर्गीकरण किया था एक वक्र बनाकर। तो आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं कि तत्वों का वर्गीकरण का अगला जो मैंने उस पिछले वीडियो में बता दिया था कि लोथर मेयर का जो वक्र नियम है उसका जो नगण्य होने का रीजन है कि वो उसको ज्यादातर नहीं देखा गया। उसका रीजन था मेंडलीव का आवर्त सारणी। तो चलो बात करते हैं कि मेंडलीव का आवर्त सारणी कैसे रखा गया, क्या उसका आधार था, कैसे कैसे उसने वर्गीकृत किया गया और क्या ये सक्सेसफुल हुआ या इसमें भी कोई दोष है। देखते हैं पूरा वीडियो। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, मेंडलीव का तत्वों का वर्गीकरण का नियम। तो तत्वों के वर्गीकरण के लिए मेंडलीव ने परमाणु भार को बढ़ते क्रम में रखा। याद रखना ये वाला पॉइंट कि मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण के लिए किस चीज को आधार माना। तो तत्वों का वर्गीकरण के लिए मेंडलीव ने परमाणु भार को बढ़ते क्रम में रखा गया। ठीक है, तो देखो जैसे डोबेराइनर ने भी परमाणु भार लिया लेकिन उसमें त्रिक बनाया, न्यूलैंड ने भी परमाणु भार लिया लेकिन उसने संगीत के 7 स्वरों में रखा। ठीक है, वैसे ही मेंडलीव ने भी तत्वों का वर्गीकरण के लिए किस चीज को आधार माना, तो वो है उस तत्वों का परमाणु भार। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों का जो वर्गीकरण है वो तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। ठीक है, उस समय जो तत्वों की ज्ञात संख्या थी वो था 63। ठीक है, मेंडलीव ने जब सारणी बनाया तो उस समय तत्वों की जो ज्ञात संख्या थी वो क्या चीज था, 63। आपको एक और चीज याद रखना है कि ये जो मेंडलीव है ये एक रूसी वैज्ञानिक है, और यदि वर्गीकरण का जो मुख्य श्रेय है, ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण का यदि मुख्य श्रेय किसी को जाता है तो वो जाता है मेंडलीव को। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण का यदि मुख्य श्रेय जाता है तो वो सिर्फ मेंडलीव को जाता है। इसके बाद एक और वर्गीकरण हुआ है जो अभी वर्तमान में लागू है। ठीक है, तो तत्वों के वर्गीकरण के लिए मेंडलीव ने आवर्त सारणी दिया जिसमें तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, और उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था, 63। ठीक है, मेंडलीव ने उन 63 तत्वों को एक कार्ड लिया इस तरह से, और उस कार्ड में ऐसा 63 कार्ड लिया। उस कार्ड में क्या करता, मेंडलीव ने तत्व का नाम लिखता, उसका परमाणु भार लिखता और उसके गुण लिखता, और ऐसे उस कार्ड को एक दीवार पे चिपकाने लगा। और जब वो ऐसा चिपकाने लगा तो वो लगभग एक कुछ ऐसी इस तरह से तालिका बना। ठीक, इस तरह से लगभग बहुत सारे तत्व हैं जो इस तरह से तालिका बना। ठीक है, अब इस तालिका के आधार पे मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने एक तालिका बना दिया और इस तालिका के आधार पर मेंडलीव ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसको बोला जाता है मेंडलीव का आवर्त नियम। तो प्रश्न में ये पूछे जाता है कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। मेंडलीव का आवर्त नियम ये है कि तत्वों की जो भौतिक और रासायनिक गुण है, मतलब ये जितने भी तत्व है उसके जो क्वालिटी है, गुण है, वो उसके परमाणु भार, क्योंकि मेंडलीव ने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा है, तो उसने बोला कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण है वो किसके आवर्ती फलन होते हैं, तो उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अब उसने 63 कार्ड को इस तरह से ऐसा तालिका बना दिया। तालिका बनाने में क्या हुआ, तत्वों को रखा, जैसे जो गुण इस तत्वों के रखता है उसको नीचे में रख देता, जो इस तत्वों से गुण नहीं रखता उसको अलग कार्ड में रख दिया, उसको अलग क्वालिटी वाला रखा, और इस तरह से एक तालिका निर्मित कर दिया। अब तालिका निर्मित करने के बाद उसने इस तालिका में, इस आवर्त तालिका में उसने कुछ वर्ड कहा, मतलब किसको क्या कहा जाना। तो उसने देखा कि जो क्षैतिज पंक्ति है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अड़ी लगी। ठीक है, जैसे ये क्षैतिज पंक्ति, जैसे इस तरह से जो जा रहा है ये वाला क्षैतिज पंक्ति ऐसा। ठीक है, तो जो क्षैतिज पंक्ति है उसे कहा गया उसने आवर्त। ठीक है, आपको ये पॉइंट में याद रखना है कि जो क्षैतिज पंक्ति है उसको मेंडलीव ने क्या बोला, आवर्त। ठीक है, तो टोटल मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे, तो टोटल मेंडलीव के आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त थे, तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे। आवर्त किसे कहते हैं, तो जो क्षैतिज पंक्ति होती है उसे आवर्त कहते हैं। ठीक,
अब मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो खड़ी लकीर है, ये इस तरह से, ये खड़ी लकीर ऐसा, इन खड़ी लकीर को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वर्ग, ठीक है, ऊर्ध्वाधर पंक्ति। तो मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर लकीर है, ऊर्ध्वाधर पंक्ति है, उसको उसने नाम दिया वर्ग, ठीक है। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में जो खड़ी लकीर है, ऐसा इस तरह से पंक्ति आया, उसको उसने क्या नाम दिया, वर्ग। देखो आपको ये भी पॉइंट याद में रखना है कि मेंडलीव ने आवर्त किसे कहते हैं, मेंडलीव के सारणी में कितने आवर्त थे, तो आवर्त किसे कहते हैं, तो जो सारणी में क्षैतिज पंक्ति होती है उसे आवर्त कहते हैं, और जो सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्ति होती है उसे वर्ग कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे, तो उनके सारणी में टोटल कितने आवर्त थे, 7 आवर्त। मेंडलीव के सारणी में कितने वर्ग थे, तो आपको याद रखना मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल 8 वर्ग थे, बाद में एक और वर्ग बना, तो 8 से 9 बोल सकते हो। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग थे, 8 वर्ग थे, ठीक है। तो ये रहा मेंडलीव का आवर्त सारणी, ठीक है। फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण किया किसके आधार पे, परमाणु भार के आधार पे। उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो ज्ञात तत्वों की संख्या थी 63, ठीक है। मेंडलीव ने एक आवर्त नियम दिया जिसके अनुसार क्या होता है, तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भार के। जो क्षैतिज पंक्ति है उसे क्या बोला गया, आवर्त। कुल कितने आवर्त है, 7 आवर्त। जो ऊर्ध्वाधर पंक्ति है उसे क्या कहा गया, वर्ग। कुल कितने वर्ग है, तो 1 से लेकर 8 तक वर्ग है, ठीक। अब मेंडलीव ने आवर्त सारणी तो बनाया, अब मेंडलीव के आवर्त सारणी की विशेषता क्या क्या थी, ठीक है। तो उसने क्या क्या विशेषता दी, तो जो गलती अन्य वैज्ञानिकों ने किया, जैसे डोबेराइनर ने किया, न्यूलैंड ने किया, और हम बोल सकते हैं जो लूथर मेयर ने किया, वो गलती इन्होंने नहीं दोहराया, एक अच्छा सा क्रम दिया, ठीक है। तो पहली विशेषता क्या थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धि में तत्वों के अध्ययन में सहायक, ठीक है। मेंडलीव ने क्या किया, तत्वों को एक क्रम से रख दिया, ठीक है। अब कोई भी चीज जैसे क्रम में है, जैसे हम गिनती 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा एक क्रम में है, तो हमें पता है कि 1 में 1 जोड़ दे, 2 में 1 जोड़े तो 3, एक क्रम में, निश्चित क्रम है। तो वैसे ही जब इसने ऐसा एक वर्गीकृत में रख दिया, एक श्रेणी में रख दिया, क्रम में रख दिया, तो इससे हमको पढ़ने में अध्ययन मिला या अन्य को पढ़ने में अध्ययन मिला। तो एक चीज याद रखना, पहली उपलब्धि ये है कि तत्वों के अध्ययन में सहायक, मतलब तत्व क्रम से व्यवस्थित होने के कारण, अध्ययन में हमको क्या मिला, सहायता मिला, ठीक है। तत्व जो है वो क्रम से व्यवस्थित होने के कारण हमें क्या मिला, अध्ययन में क्या मिला, सहायता मिला, ठीक है। दूसरी इसकी उपलब्धि थी, आपको ये कम से कम 3 उपलब्धि याद रखना है। पहला उपलब्धि क्या है, तत्वों के अध्ययन में सहायक। दूसरी उपलब्धि क्या थी, नए तत्वों की खोज में सहायक, ठीक है। मेंडलीव ने क्या किया, ऐसे बीच बीच में खाली स्थान छोड़ देते थे, बीच बीच में रिक्त स्थान छोड़ दिया था। जैसे जब न्यूलैंड ने बनाया था, ठीक है, न्यूलैंड ने जब बनाया था तो न्यूलैंड ने क्या किया, जो एलिमेंट लिया उतना ही बनाया, बाद में जब नया तत्व मिला तो वो क्या चीज कर दिया, अपना जो कार्य है उसको असफल कर दिया, वो और प्रयास नहीं कर पाया। लेकिन मेंडलीव को पता है कि जो काम न्यूलैंड के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता है, तो उसने क्या किया, यदि बाद में इनकेस यदि कोई एलिमेंट मिलता है, कोई नया तत्व मिलता है, तो उन तत्वों को क्या किया जाए, जैसे ये खाली स्थान प्लेस है, कोई प्लेस खाली स्थान है, इन तत्वों के बीच बीच में उसने खाली स्थान, रिक्त स्थान छोड़ दिए, और यदि इन फ्यूचर में कोई नया तत्व मिलता है तो उस तत्व को उस जगह भर दिया जाए जिससे वो क्वालिटी रखता है, ठीक है। तो मेंडलीव ने क्या किया, इसका एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में रिक्त स्थान क्यों छोड़े गए थे। तो इसको याद में रखना कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में ये रिक्त स्थान इस वजह से छोड़े गए थे क्योंकि यदि भविष्य में कोई नए तत्व की खोज होती है तो उन्हें उसके गुणों के आधार पर उस रिक्त स्थान में भरा जा सके, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है, नए तत्वों की खोज में सहायक, ठीक। तीसरा उनकी जो विशेषता थी, उनकी जो उपलब्धि थी, वो था क्या, अक्रिय गैस को स्थान, ठीक है। देखो जब न्यूलैंड ने बनाया तो हाइड्रोजन के बाद लिथियम आता था, सारे गांवों में जो हाइड्रोजन के बाद लिथियम आता था, तो हीलियम गैस नहीं मिला था उस समय ना तो नियॉन गैस नहीं मिला था, तो हीलियम नियॉन नहीं मिलने के कारण न्यूलैंड ने उसको अपने सारणी में रखा नहीं। अब बाद में मिल गया तो वो न्यूलैंड ने बोला असफल हो गया, तो वही काम ना हो करके इसने क्या किया, एक अलग से तालिका बना दिया,
एक अलग से वर्ग बना दिया, 9वां वर्ग, जिसमें जो यदि बाद में जो अक्रिय गैस मिल रहा है, जैसे हीलियम मिला, नियॉन मिला, तो ये सब अक्रिय गैस है जो किसी से क्रिया नहीं करता, तो इनको क्या कर दिया गया, बाद में एक अलग से वर्ग बना दिया। यही कारण से है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 1 से 8 ना बोल के 1 से 9 वर्ग होता है, लेकिन 8 जो है वो उसके उपयोगी है, बाद में ये बना गया। ठीक है, तो ये है इसकी तीसरी उपलब्धि। तो तीनों उपलब्धि एक बार फिर से दिमाग में बैठा लेते हैं। पहली उपलब्धि क्या है, तो पहली उपलब्धि है तत्वों के अध्ययन में सहायक, मतलब उसने क्रम से रख दिया, हमको आसानी से वो याद होने लगा। नए तत्वों की खोजी उसकी दूसरी उपलब्धि है, तो उसने खाली स्थान छोड़ दिया, इन फ्यूचर यदि कोई नया तत्व मिलता है तो उसको वहां पे रख दिया जाएगा। तीसरी उपलब्धि क्या थी, तो अक्रिय गैस को उसने स्थान दे दिया, एक अलग से तालिका बना दिया, उसमें अक्रिय गैस को रख दिया। तो ये तो था मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता या उपलब्धि। लेकिन किसी भी चीज की विशेषता निकली तो कहते हैं कि टांग खींचने वाले जाते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी बना, अब कई लोगों को फिर उनमें दोष दिखा, कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ी बहुत गलती कर दी, मेंडलीव ने भी गलती कर दी। अब देखो उसने क्या गलती की, जिसके कारण से आज हम मेंडलीव का सारणी नहीं पढ़ते, हालांकि श्रेय उसको दिया जाता है मेंडलीव को, लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो मेंडलीव का सारणी नहीं है, वो है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो क्या उसकी दोष रहेगी, तो सबसे पहला दोष रहा उसका क्या, कि उसने हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया। देखिए एक्चुअल में हाइड्रोजन जो होता है वो दो तरह से आयन देता है, एक तो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है और एक हाइड्रोजन माइनस आयन देता है। अब ये दो आयन देता है, मतलब हाइड्रोजन प्लस आयन कौन देता है, तो वर्ग 1 का तत्व, जिसको अपन बोलते हैं क्या, क्षार धातु, और माइनस आयन कौन देता है, तो वर्ग 7 का तत्व मेंडलीव के, जिसको बोला जाता है क्या, हैलोजन। अब मेंडलीव ये निर्धारित नहीं कर पा रहा था कि हाइड्रोजन को कहां रखे, क्या उसको वर्ग 1 में रखे, क्या उसको वर्ग 7 में रखे, तो वो कंफ्यूज था। कभी उसको वर्ग 1 में रख देता तो कभी उसको वर्ग 7 में रख देता, मतलब वो उसको निश्चित नहीं कर पा रहा था कि रखे कहां। तो एक उनकी ये गलती हो गई कि उसने हाइड्रोजन का जो स्थान है उसको क्या कर दिया, अनिश्चित कर दिया, ये उनका एक दोष था। दूसरा दोष ये था कि उसने भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रख दिया। ठीक है, एक थोड़ा सा पॉइंट है, देखो गलती तो गलती कहलाता है, तो देखिए इसमें क्या कर दिया है, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रख दिया। कोबाल्ट का जो परमाणु भार होता है, ठीक है, वो होता है कितना, 58.9, और उसी से पहले आता है क्या, निकेल। ठीक है, निकेल का जो परमाणु भार होता है वो क्या होता है, 58.7। अब देखो ये इससे वजन है, लेकिन जब उसने बढ़ते क्रम में रखा तो उसने पहले इसको कर दिया। जैसे यदि तुमको बढ़ते क्रम में लिखने के लिए बोला जाए 1 2 3 और तुम उसके बाद लिख रहे हो 5 फिर उसके बाद 4, तो कहीं ना कहीं ये तो मिस्टेक है कि 5 को तुम 4 से पहले क्यों लिख दिए, यदि तुम बढ़ते क्रम में लिख रहे हो। तो यही गलती कौन कर दिया, मेंडलीव ने। मेंडलीव ने एक प्लेस पे क्या कर दिया, कोबाल्ट को निकेल से पहले लिख दिया। अब निकेल से पहले लिख दिया मतलब 58.9 कोबाल्ट का था और निकेल का क्या था 58.7, तो ये उनको बढ़ते क्रम में लिखा और ये भी गलत कर दिया। तो ये भी इनका मेंडलीव का एक दोष था, मतलब उसका दोष क्या था कि भारी तत्वों को हल्के तत्वों से वो पहले रख दिया। मेंडलीव का एक और दोष था, वो दोष क्या था कि समस्थानिक को उसने स्थान नहीं दिया। अब देखिए समस्थानिक किसको कहते हैं, तो वे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है। जैसे देखो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और प्रोटियम, ये तीनों का क्रमांक 1 होता है, लेकिन भार क्या होता है, अलग अलग, 1 2 3, ऊपर में जो रहता है वो भार बताता है। अब इसका भार 1, इसका भार 2, इसका भार 3। ठीक है, अब है तो तत्व एक हाइड्रोजन ही है। अब हाइड्रोजन एक अकेला है, तो पहले ही वो मेंडलीव उस हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित नहीं कर पा रहा था। दूसरे में ये आ गया ये समस्थानिक कि हाइड्रोजन तो एक ही है लेकिन इसके भार अलग अलग है, तो मैं इसको क्या 1 में रखूं, इसको 2 में रखूं, वो उसके मन में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क आया तो वो सोचा इसको कौन देखेगा, मैं अपना तालिका बना देता हूं। लेकिन वैज्ञानिक है, अन्य वैज्ञानिक ने इसी को गलती मान लिया कि भाई आपने तो समस्थानिक को स्थान दिया ही नहीं, और आपने समस्थानिक को स्थान नहीं दिया तो आपकी सारणी में कुछ ना कुछ तो ये भी तो एक कमी ही है।
तो अब ये 3 कमी आ गई, हाइड्रोजन का स्थान नहीं, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहला रख दिया, समस्थानिक को स्थान नहीं दिए, और भी दोष थे जैसे समान गुण वालों को अलग अलग में रख दिया, तो ये दोष आया। ठीक है, तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में दोष आया, अब उसको कौन पूरा करे, ये सवाल आया। तो इन्हीं के हूबहू इससे थोड़ा सा व्यापक रूप एक और सारणी आता है जिसे बनाया मोसले, जिसको हम बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, जो हम आज जो है रसायन में यदि कोई तत्वों का वर्गीकरण या तत्वों का नाम मिलकर यदि पहचान का श्रेय जाता है तो वो है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो मेंडलीव का यह सारणी बहुत ज्यादा सफल है और यदि माना जाए तो इसी को श्रेय दिया जाता है वर्गीकरण का, लेकिन फिर भी इसमें कहीं ना कहीं दोष पाया गया, इस वजह से हम आज इसको नहीं पढ़ते, हम जो पढ़ते हैं वो है आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी मैं इसके बाद आपको बताता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, इसके हिसाब से आप नोट्स बना लीजिए और उस देखते रहिए पूरा वीडियो। इसके बाद मैं आपको बताता हूं आधुनिक आवर्त सारणी।